4 एलिमेंट्स होते हैं लूप के, किसी भी लूप की बात करें तो बेसिकली 4 थिंग्स से वो कंबाइन होकर बनता है। इनमें से कोई लूप हो सकता है कि आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट को फिर ये करें, जस्ट लाइक आप तो एक रेसिपी बोल सकते हैं, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और जिनसे आप लूप को क्रिएट करते हैं। ओके, हो सकता है किसी लूप पे सिर्फ टेस्ट कंडीशन और द बॉडी ऑफ लूप हो, ये पॉसिबल है। मैं नहीं कहूंगा कि सभी लूप पे ये 4 कंडीशंस होंगे, पर हाँ ये 4 एसेंशियल कंडीशंस हैं जो लूप पे होंगे ही। इनमें से कोई ना कोई तो आपका रहेगा ही। अगर काउंटर वेरिएबल होगा और बॉडी एक कांस्टेंट है कि किसी लूप पे बॉडी हो सकती है, किसी लूप पे बॉडी नहीं भी हो सकती। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें देखी थी, जैसे एंट्री कंट्रोल, 2 टाइप्स के लूप हमने, हाँ एंट्री कंट्रोल में फॉर लूप है और व्हाइल लूप है। और ये बेसिक जो डिवीजन है लूप का, वो उसका बेसिस है आपका लोकेशन ऑफ टेस्ट कंडीशन। लोकेशन ऑफ टेस्ट कंडीशन के बेसिस पे हमने उसे 2 क्राइटेरिया या 2 कैटेगरी पे डिवाइड किया है। फॉर लूप के बारे में हमने देखा था, फॉर लूप पे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड देन बॉडी 4 पार्ट। और इस पे हमने देखा था फॉरवर्ड लूपिंग, कि आप कैसे स्टार्टिंग टू एंड जाते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट पे जब आप यूज करते हैं तो फॉरवर्ड लूपिंग होती है, जब आप डिक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं तो बैकवर्ड लूपिंग होती है। और दोनों का एक कंपैरिजन देखा था कि इसमें जो साइन है, जो टेस्ट कंडीशन है, वो कैसे चेंज होते हैं। ओके, और इसके साथ हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी डिफरेंस होता है वहाँ। देन इनफाइनाइट लूप देखा था हमने, एक सिचुएशन जहाँ पे आपका टेस्ट कंडीशन हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू, तो उसे हम एक इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली चलते जाता है। और सेकंड और वैरायटी देखा था हमने उसमें, जिससे आप ब्लैंक छोड़ते हैं, आपका जो पूरा फॉर लूप है उस पर कुछ भी नहीं रहता और इस वजह से वो हमेशा ट्रू होता है। देन थर्ड नेक्स्ट थिंग जो हमने देखा था वो था स्टेप साइज, कि कैसे आप अपने लूप की स्पीड को अप कर सकते हैं। जो आपका लूप है वो पहले जो +1 से चलता था, आप उसे +2 कर सकते हैं, +3 कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर सीरीज की आपको रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर सीरीज को जनरेट करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 का सीरीज चाहिए तो आप यहाँ पे +3 करेंगे तो वो जस्ट 3 का सीरीज होता है, मतलब एक 3 का मल्टीपल ऑफ 3 पे 3 देन 6 देन 9 उस मल्टीपल पे आपको जनरेट करेगा। क्लियर है स्टेप साइज? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप साइज को समझना, कि आपका जो लूप है वो चल कैसे रहा है, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, स्टेप साइज क्लियर है सभी को? यस सर। देन आपका नो लूप या एंट्री एम्प्टी लूप। ओके, ये दो नेम्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, नो लूप और एम्प्टी लूप। दैट मीन्स इस केस पे आपका फॉर लूप तो होता है, पर फॉर लूप इमीडिएटली क्लोज हो जाता है आपके टर्मिनेटर ऑपरेटर से। कभी कभी आप बाय मिस्टेक इसे क्रिएट करते हैं और कभी कभी आप पर्पसली आप इसे क्रिएट करते हैं कि आपको डिले चाहिए। ओके, तो ये दोनों चीजों पे आपका हो सकता है पॉसिबल। इसे एम्प्टी लूप बोला जाता है क्योंकि इस लूप की कोई बॉडी नहीं है, ये लूप यहीं से स्टार्ट होकर एंड हो गया है। ओके, देन व्हाइल लूप, हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया था। एंड देन डू व्हाइल लूप। आज हम व्हाइल और डू व्हाइल के साथ चलेंगे और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम परफॉर्म करेंगे। सिलेक्शन ऑफ लूप पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, और कि कब आप फॉर लूप पर जाएंगे, कब आप व्हाइल लूप पर जाएंगे और कब आप डू व्हाइल पे जाएंगे। फॉर लूप जब आपको नोन होता है द नंबर ऑफ स्टेप्स, कि आपको कितने स्टेप चलने हैं, या डेफिनेट होता है कि हाँ मुझे इतने स्टेप्स चलना है, तब आप फॉर लूप को यूज करेंगे। और आप व्हाइल को तब यूज करेंगे जब आपको ये नहीं पता कि आपको कितने टाइम चलना है, पर हाँ आपको तब तक चलना है जब तक वो कंडीशन आपका ट्रू होता है। एंड डू व्हाइल का एक स्पेशल पर्पस है कि आपको एटलीस्ट वंस तो चलना ही है उस पर्टिकुलर लूप को, और उसके बाद का चलना या उसके बाद का कंटिन्यूएशन, रिपीटिशन डिपेंड करता है आपके टेस्ट कंडीशन पे। यानी कि व्हाइल और डू व्हाइल पे यही डिफरेंस है कि व्हाइल 0 टाइम्स भी अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो व्हाइल 0 टाइम्स चलेगा, जबकि डू व्हाइल एटलीस्ट 1 चलेगा ही, 1 टाइम्स तो एटलीस्ट वो लूप चलेगा। ठीक है, तो आपका जिस हिसाब से आप बेसिक होता है आपका, उस
जनरेट करेंगे। ओके, और लूप क्यों हमें रिक्वायरमेंट है, व्हाई वी नीड लूप्स? इट मेक्स थिंग्स सिंपल बाय रिड्यूसिंग हार्ड कोड। हमने देखा था कि कैसे आपको अगर प्रोग्रामिंग इज सिंपल, अगर आपको 1 टाइम प्रिंट करना है और 1000 टाइम प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, इट अलाउस यूजर टू री एग्जीक्यूट अ पोर्शन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ओके, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, री एग्जीक्यूट। ठीक है, इट अलाउस यूजर टू री एग्जीक्यूट अ पोर्शन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। जिस ब्लॉक ऑफ लाइन ऑफ कोड को आप उस पर्टिकुलर लूप के इनसाइड लिखते हैं, वो उसे बार बार री एग्जीक्यूट करा सकता है। By reducing the line of code, it reduces the space required for storage and run the program. Okay? क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ लाइंस है वो आपका लेस हो जाता है, इस वजह से उसे स्टोर कराने के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है सभी को? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। स्पीड ऑफ द कंपाइलेशन, क्योंकि आप अगर 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखते हैं और एक सिंपल एक लूप लगाते हैं, तो ऑब्वियसली जो लूप वाला प्रोग्राम होगा उसमें नंबर ऑफ लाइंस आपके बहुत कम होंगे। तो ये कंपाइलर सिमिलर लाइन है कहकर उसे इग्नोर नहीं करता, वो सभी लाइनों को रीड करता है। तो वहां पे उसे 1000 लाइन रीड करना है और यहाँ पे अराउंड 10 to 10 लाइन्स ओनली। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से उसका जो कंपाइलेशन स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, कि वो बहुत जल्दी उसे कंपाइल कर सकता है, और एज कंपेयर टू रीडिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। ओके, तो वहाँ पे उसे कंपाइलेशन में भी थोड़ा सा स्पीड अप मिलता है लूप की वजह से। और हाँ, लूप की वजह से कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि लूप की वजह से आपका प्रोग्राम फास्ट होता है, पर हाँ, उसकी वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ओके ओके, चलिए अब एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। वाइल का यूज करेंगे कि हम ये प्रोग्राम आप लोगों ने आई थिंक बनाया होगा। यस सर। ओके, अगर बनाया है तो जस्ट देखेंगे, और जिन्हें समझ नहीं आया था वो जस्ट ट्राई करेंगे समझने का। एक बार हम देखते हैं इसे पर्टिकुलर प्रोग्राम को, ये कैसे काम करता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कॉन्सेप्ट क्या होता है काउंटिंग लेंथ ऑफ नंबर्स, नंबर का कॉन्सेप्ट को मुझे एक्सप्लेन करेगा कि किस बेसिस पे हम इसे काउंट करते हैं। ओके, आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया है ना? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे बच्चे आप लोग? ये प्रोग्राम बनाए हैं आप लोगों ने? यस सर। यस सर। इसका एक बेसिक मैं वो देता हूँ। सपोज मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, नंबर है 1 2 3, तो वो मुझे बताएगा, जो भी मुझे वो आउटपुट देगा वो 3 आउटपुट देगा कि इसमें 3 डिजिट्स है। ओके यस सर। ओके, हमें स्प्लिट करना पड़ेगा हर एक नंबर को, हम वहां से स्प्लिट करेंगे। और जब भी आपको ऐसा कोई प्रोग्राम आता है, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे सिंपल सा होता है। नोट, यूज द कॉपी ऑफ एक्चुअल इनपुट।
यहाँ पे हमेशा आपको एक कॉपी को यूज करना है आपके एक्चुअल इनपुट का, और जो भी यूजर इनपुट देता है उसका एक कॉपी आपको क्रिएट करके यूज करना है, ठीक है, ना कि आपको एक्चुअल आपके इनपुट के साथ कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है। ये हमेशा याद रखेंगे, आपको उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट थिंग इज क्रिएट अ कॉपी। ओके, टेक अ नंबर, सबसे फर्स्ट थिंग है। देन सेकंड थिंग इज क्रिएट अ कॉपी, आपको ऑफ इनपुट, उस इनपुट का आपको एक कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज स्प्लिट एवरी नंबर ऑफ कॉपी, आपको उस कॉपी वैल्यू के नंबर्स को स्प्लिट करना होगा। ओके, क्लियर है थ्री थिंग्स? Yes, sir. चलो बताओ कौन से टाइप का मैं वैल्यू लूँ यहाँ पे? Sir, integer. इंटीजर। सपोज मैं इसे नम लेता हूँ और एक उसकी कॉपी मुझे चाहिए होगी, तो मैं num1 भी ले लेता हूँ, जिसमें मैं उसकी कॉपी को स्टोर करूँगा। ओके, और इसके बाद मुझे यूजर से एक नंबर चाहिए, printf enter नंबर। यूजर से मैं नंबर ले लूंगा और scanf %d, और ये रहा मेरा एड्रेस ऑफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन के बाद मेरे पास नम की वैल्यू आ जाएगी, और अब मैं num1 पे उसे कॉपी कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, जो भी मेरा ऑपरेशन है वो मैं num1 पे परफॉर्म करूंगा, ताकि मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है वो सेव रहे। ठीक है, मैंने एक बैकअप काइंड ऑफ थिंग मैंने वहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और अब मुझे उसे एक्चुअल जो प्रोसीजर है वो मुझे ये करना है। मैंने कॉपी सेकंड स्टेप पे है स्प्लिट एवरी नंबर। मैं नंबर को स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ? Sir, कोई mod. आइडिया? Okay. Sir, mod 10. mod 10, क्यों mod 10 यूज करते हैं? सर जो लास्ट वाला नंबर है वो दे देगा, जैसे 1 2 3 एंटर करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। पर हम, रिमाइंडर हाँ बोलो बेटा। रिमाइंडर मिलता है उससे। ओके, मॉड से रिमाइंडर मिलता है, गुड। और क्यों हम मॉड ऑफ 10 ही क्यों यूज करते हैं? व्हाई मॉड ऑफ 10? सर क्योंकि वो डेसिमल को शिफ्ट करने के काम आता है। बहुत काफी क्लोज हो। So because it works on digits, single digits. बोल सकते हो। जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं जनरली नंबर्स को राइट करने के लिए, वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। और जब भी आप 123 लिखते हैं, और अगर इसे आप डिवाइड करते हैं या मॉड करते हैं, जनरल डिवाइड करते हैं 10 से, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये यूनिट डिजिट को, क्योंकि यूनिट डिजिट सिर्फ ये 10 डिजिट तक के ही, यानी कि ये आपका यूनिट डिजिट है, देन 10 है, देन 100 है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सिर्फ अपने लेवल की वैल्यूज को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, ये 3 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। कहने का सेंस ये है कि 120 को ये कंप्लीट डिवाइड करता है, पर इसमें रिमाइंडर हमेशा 3 बच जाता है, क्योंकि 3 उससे छोटा है, जो 10 है उससे छोटा है 3, इसलिए वो 3 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलता है वो मिलता है 12.3, राइट। अब 12.3 मिलता है, हाँ 12.3 मिलता है, पर हम क्योंकि इंटीजर को ही हम ये कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 12 को स्टोर करेगा, ठीक है, 3 को इग्नोर कर देता है। ओके, और क्योंकि 3 इसमें रिमाइंडर बच जाता है, और 3 की जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, तो इस वजह से हमें ऑटोमेटिकली वो जो रिमाइंडर्स है वो ऐसे लगता है कि हम नंबर को एक्चुअल में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक फील देता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ हम एक्चुअल में नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं, जबकि हम वहां कुछ और नहीं, इसके रिमाइंडर्स को कलेक्ट करते हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट?
Yes, sir. Yes, sir. बोलने का सिंपल सा ये टर्म ये है कि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो सिर्फ उतने ही पोर्शन को डिवाइड कर सकता है जो उसके इक्वल हो या उससे बड़ा हो, वो अपने से छोटे वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, और इसलिए जो 3 है, 3 क्या है? यूनिट डिजिट है और हिंदी में इसे इकाई बोला जाता है। ओके, इस वजह से वो उससे डिवाइड नहीं कर पाता और जितना भी उससे बड़े हैं जितने भी नंबर्स को उन्हें डिवाइड करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लास अभी थोड़ी टाइम और चलेगी। ओके, कितना बचा है अभी टाइम? ओके, सेम कॉन्सेप्ट को हम अभी यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, इसके लिए हमें रहेगा while मेरा num1 is greater than zero। ये मेरा while का ब्लॉक हो गया कि जब तक ये लूप चलना चाहिए जब तक मेरा num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं हो जाता। ओके, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे हम लिखते हैं एक और वेरिएबल हम लेते हैं num1 इक्वल्स टू, मैं एक और नंबर लेता हूँ जिसे मैं लेंथ बोलता हूँ या लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा लेंथ कि उसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ठीक, और लेंथ को मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ कि लेंथ की वैल्यू 0 है। num1 इक्वल्स टू num1 divided by 10 and num plus। और इससे मैं बाहर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सिर्फ जो मैक्सिमम कंफ्यूजन होगा आपको वाइल के साथ यही होता है कि थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहाँ पे मैंने दिया while num1 is not equal to 0, ये तब तक चलेगा जब तक num1 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। और यही मैकेनिज्म आप लगा सकते हैं अगर इस पे एक और जैसे मैंने डी यहाँ पे ये किया यूज किया है, और अगर आप थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन ये करना होगा डी इक्वल्स टू num1 mod। इससे आपको हरे वो डिजिट जो भी डिजिट्स आप अगर प्रिंट कराना चाहेंगे कौन कौन सा डिजिट है तो वहाँ पे डी पे आप डी को सिंपल आप प्रिंट कराते हैं तो वो सारे डिजिट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। जैसे
3 2 1 ये उसके सभी डिजिट्स हैं। ओके, और इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और इसे रिवर्स कर सकते हैं नंबर को। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ REV, जो रिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और रिवर्स के लिए फिर मैं यहाँ पे आता हूँ REV इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे रिवर्स को एक वैल्यू से असाइन करना पड़ेगा, मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रिवर्स को मैं सपोज 0 से इनिशियलाइज करता हूँ, एंड देन REV into 10 प्लस 3। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था, आई थिंक रिवर्स वाला नंबर, एक जब हम एल्गोरिथम लिखा था तब हम लोगों ने ये चीज देखा था, याद है आप लोगों को? Yes, sir. 3 प्लस प्लस रिवर्स करने के हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को या नहीं हुआ? ये वाला लाइन नंबर 14, किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार और समझा दीजिए नो लाइन को। सर एक बार और। ठीक है, और इसी को जब आप मैच कर देते हैं कि आपका एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर क्या इक्वल है, तो उससे आपका पैलिंड्रोम बनता है कि उल्टा सीधा एक समान वाला जो नंबर है वो उसी से कॉन्सेप्ट से बनता है कि आप उसे रिवर्स करके जब मैच करते हैं। ऐसे करते हैं। सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, बाकी लोगों को भी? Yes, sir. sir. Yes, sir. बोलना चाहिए तो नहीं तो जस्ट अ मिनट। अब क्लियर है वॉइस मेरी? Yes, sir. नॉइस वगैरह प्रॉब्लम? नो No, sir, सर। अब clear है। No, sir. ओके ओके, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोग इन्फॉर्म करेंगे मुझे, ठीक है? हम ऐसे कुछ ब्रेक पॉइंट्स हम ले रहे हैं ताकि हम देख सके कि कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और ओके, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। मैं इसे देता हूँ 1 2 3, एंड अभी वो लेंथ पे है, और सारे वेरिएबल्स जितने वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है हम यहाँ पे देख सकते हैं। नम की वैल्यू 1 2 3 है, और num1 की वैल्यू भी 1 2 3 है। लेंथ के पहले अभी मेरा प्रोग्राम रुका हुआ है, इसलिए लेंथ पे गार्बेज वैल्यू है, एंड डी पे भी एक गार्बेज वैल्यू है। एंड इसके बाद और इसे मैं नेक्स्ट रन करता हूँ। लेन की वैल्यू 0, एंड देन रिवर्स की वैल्यू भी 0, एंड अब वो नम
1 इज नॉट इक्वल टू 0 पे आ गया है, और ये उसने d की वैल्यू कैलकुलेट करी, d 3 आ चुका है मेरा, d की वैल्यू 3 है, और इसके बाद वो पहुंचता है रिवर्स पे। रिवर्स की वैल्यू कि हम यहाँ वेट करते हैं REV ये हमें REV की वैल्यू देगा, एंड REV इंटू 10 की वैल्यू REV इंटू 10 प्लस T। ओके, इस पे एक और D की वैल्यू 3 है, हमारे पास D की वैल्यू 3 आई है, और यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं RE की वैल्यू 0 है, REV इंटू 10 भी 0 है, और 10 0 के साथ ऑब्वियसली जब हम 3 को प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट रिवर्स पे जो नंबर वैल्यू जाएगी, इस रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन के बाद 3 हो जाएगी। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा num1 इक्वल्स टू num1 अपॉन 10। ओके, देखो REV 20 हुआ, REV इंटू 10, और इसके बाद से क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है? सर क्लियर है सर। बाकी लोग, मुझे तो नहीं लग रहा है अभी भी क्लियर है, क्योंकि मुझे सर एक पॉइंट से और कंफ्यूज हो गए सर। हाँ, मुझे वही लगा, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया। देखो हो क्या रहा है, फिर से समझते हैं। 123 जैसे मैं उसे इनपुट देता हूँ, ठीक है, num1 की वैल्यू अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम थर्ड लाइन से, क्योंकि ये अभी इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए अब क्या होगा जब हम d इक्वल्स टू 10 करते हैं इसे, d इक्वल्स टू हम ये करते हैं, num1 की वैल्यू क्या है अभी 1 2 3, और इसे जब हम mod 10 करते हैं, mod 10 जब हम करते हैं तो ये इसे बना देता है, रिटर्न क्या देता है 3 देता है यहाँ से। तो d की वैल्यू 3 हो चुकी है इस पर्टिकुलर लाइन पे, ठीक है। अब d की वैल्यू 3 है, अब हम रिवर्स वाले लाइन पे चलते हैं, इस वाले लाइन पे आते हैं, इस वाले लाइन पे आते हैं। अब रिवर्स की वैल्यू क्योंकि 0 है, हमने बाहर रिवर्स की वैल्यू 0 दे रखी है, रिवर्स की वैल्यू हमने बाहर 0 दे रखी है, तो इस वजह से ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा 0, और क्योंकि d की वैल्यू 3 है इस वजह से क्या हो जाएगा ये इक्वल्स टू 0 प्लस 3, और ये रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सभी को यहाँ तक क्लियर है कि d की वैल्यू मेरी 3 हो गई। अब d की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जो मैंने लिया है पहले, रिवर्स की वैल्यू जो मैंने लिया है बाहर लूप के बाहर वो 0 है, और उस वजह से रिवर्स की वैल्यू जो है, ओके सॉरी यहाँ पे 10 लिख रहा है, 0 है, और 0 इंटू मैं 10 करता हूं तो वो 0 को ही प्रोड्यूस करेगा, और 3 को जब उस 0 पे मैं प्लस करता हूं तो 3 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स की वैल्यू भी 3 हो गई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कर रहा है वो उस n जो num1 है उसे रिड्यूस कर रहा है, में से मुझे बाहर मिल चुका है, अब मुझे 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब मैं num1 को 10 से डिवाइड का आंसर जनरेट करेगा, और क्योंकि num1 मेरा एक इंटीजर है वो पॉइंट वाले वैल्यूज को इग्नोर करेगा, और क्योंकि मेरा आउटपुट यहाँ से आएगा 12.3, पर क्योंकि वो इंटीजर है इसलिए वो 0.3 को इग्नोर करके सिर्फ 12 को स्टोर करेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके,
गुड। अब इसके बाद मेरा लेन को वो प्लस प्लस कर देगा, और क्योंकि लेन की वैल्यू 0 थी, लेन यहाँ इस पर लेन प्लस प्लस की वजह से यहाँ से 1 हो जाएगा। सेकेंड टाइम वो फिर पहुंचेगा और चेक करेगा वाइल को, क्या अभी भी मेरा num1 इज ग्रेटर देन num1 इज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी मेरा जो num1 है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो ट्रू पे होगा और फिर से वो अंदर आएगा। और इस टाइम क्या करेगा, num1 की वैल्यू है जो num1 को हमने अपडेट कर दिया है, num1 यहाँ से अपडेट हो चुका है किससे, 12 से, तो वो 12 के लिए रन करेगा। सबसे पहले उसने 123 के लिए रन किया था, वो 12 के लिए रन करेगा, सेम प्रोसीजर। मैं इसे फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट। अब जो रिवर्स है, रिवर्स की रिवर्स की वैल्यू यहाँ से 3 हो चुकी है, और फिर अब वो 12 को डिवाइड करेगा 10 से। 12 mod 3 12 mod 10 क्या होगा, 2 रिटर्न होगा वहां से। क्लियर है ये वाला लाइन? यस सर। ठीक है, वहां से 2 रिटर्न होगा, और यहाँ पे क्योंकि रिवर्स की वैल्यू मेरी 3 है, मेरी 3 हो चुकी है रिवर्स की वैल्यू, तो 3 इंटू 10 यहाँ पे 30 आ जाएगा। ओके, 30 आ जाएगा, 30 प्लस 3 होगा, और यहाँ पे जो नया जो वैल्यू है मेरा डी का न्यू वैल्यू 2 है, राइट? तो 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, ये न्यू वैल्यू क्या हो गई रिवर्स की, 32। अब क्योंकि num1 की वैल्यू मेरी 12 थी, 12 डिवाइडेड बाई 10 जब मैं करूंगा तो वो मुझे 1.2 देगा, क्योंकि 1.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और मेरा num1 एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल है, वो 0.2 को इग्नोर करेगा और सिर्फ 1 को स्टोर करेगा। और क्योंकि ये सेकेंड टाइम रन हो रहा है, मेरा l प्लस प्लस फिर से होगा और ये l की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो मेरा नया मुझे num1 की न्यू वैल्यू जो मिलेगी वो सिर्फ 1 रहेगा। क्लियर है यहां तक? स्टार्टिंग में मेरा जो num1 था वो 123 था, और उसके बाद num1 की वैल्यू 12 हुई, और अब num1 की वैल्यू सिर्फ 1 है। ठीक है, सेम प्रोसीजर फिर से मैं ये करूंगा। अब रिवर्स की वैल्यू 32 हो चुकी है, अब डिवाइड होगा, जो मेरा मॉड होगा वो 1 mod 10 होगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा, जो रिटर्न मिलेगा मुझे 1। ठीक है, अब यहाँ पे 32 इंटू 10 करेगा, 32 मेरा रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू है, 32 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 320, राइट? और क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो डी की वैल्यू है वो 1 है, इसलिए वो वहां पे 1 प्लस करेगा, और ये हो जाएगा फिर 321। और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होगा 1 है, और 1 डिवाइडेड बाई 10 प्रोड्यूसेस 0, और L फिर से एक बार प्लस प्लस होगा और ये 3 हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर वैल्यू लाइन के बाद, क्योंकि अब num1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, वो वहां पे उसे ट्रू हो जाएगा कि जो num1 की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, इसलिए लूप ब्रेक हो जाएगा। किसी को डाउट है अब इस पे भी नो कि सर। कैसे नो सर। हो सकता है? हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हम लोग ने n इज नॉट इक्वल्स टू 0 की एक कंडीशन लगाई है ना, उसकी जगह पे हम लोग n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 भी तो लगा सकते हैं। जो कोड है उस पे, यस सर। हाँ उसे यूज कर सकते हो, चलो वो भी करके देखते हैं। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ओके, इस पे आई थिंक ये प्रॉब्लम आएगा कि जब आपका जो ये है वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू 1 होता है, उस केस पे, हाँ उस केस पे भी चलेगा ये g प्लस प्लस लेंथ डॉट्स 123। ओके गुड, हाँ हम वो वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आप इसी प्रोग्राम को डू व्हाइल से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी लूप के साथ वो बहुत कम लाइंस पे आपका सिमट जाता है, और किसी लूप के साथ उसे बहुत ज्यादा लाइंस आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है,
क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो सुटेबल लूप है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। जो आपको प्रॉब्लम मिलता है उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट कौन सा लूप हो सकता है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर हाँ, तीनों लूप इक्विवेलेंट है लगभग। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। लेंथ, आप इससे लेंथ निकाल सकते हैं, आप किसी भी नंबर का, नंबर को रिवर्स कर सकते हैं और नंबर को बाहर जस्ट इसके बाहर एक इफ एल्स लगा के आप अगर मैच कर दे, इफ num1, ओके num1 बचा नहीं है, इसलिए अब देखो इस पर्टिकुलर लाइन के बाद num1 बचा नहीं है, वो तो सिर्फ 0 हो चुका है, इसलिए आपका जो पुरानी एक्चुअल वैल्यू है वो काम आएगा। इफ num इक्वल्स टू rev, अगर दोनों आपके इक्वल होते हैं तो आप बोल सकते हैं इस पैलिंड्रोम। ओके, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ /n बोथ आर इक्वल। ओके, और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं पैलिंड्रोम का प्रॉब्लम, जहां पे आपका जो रिवर्स नंबर है और एक्चुअल नंबर है दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर।